पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। दूसरी सुबह एक और परेशानी का आगाज़ हो गया। मैंने अखबार ख़रीदा तो नहीं था, बल्कि होटल के निचले हिस्से में एक साहब अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनके हाथ से अखबार उचक लिया क्योंकि अखबार में मुझे अपनी तस्वीर नज़र आई थी। उन साहब ने चौंक कर मुझे देखा तो मैंने माजरत अमीज़ अंदाज में कहा, अभी 1 मिनट, अभी वापस करता हूँ। मैंने एक बार फिर अखबार में अपनी तस्वीर देखी जो पहले सफ़े पर छपी हुई थी, और उसके बाद मैं उसके नीचे लगी हुई खबर पढ़ने लगा। दूसरे ही लम्हे मेरे बदन ने ठंडा पसीना छोड़ दिया। खबर थी कि एयरपोर्ट पर एक पुरअसरार शख्स एक कंपनी के जहाज़ से उतरा। उसके साथ सामान का एक बैग भी था। कस्टम डिपार्टमेंट में उसके बैग की तलाशी लेने की तैयारियां शुरू की गई तो उसने दफतन कस्टम अफसरों पर फायरिंग शुरू कर दी और वहां से निकल भागा। 2 कस्टम अफसर हलाक हो गए। तस्वीर 100% मेरी थी और मैं होशो हवास से बेगाना हुआ जा रहा था। बिमला के कत्ल के बाद जब मैं इल्ज़ाम से बचा तो मैंने सोचा कि कम अज़ कम मौत का फंदा तो मेरे हलक से अलहदा हो गया, लेकिन अब 2 कस्टम अफसरों के कत्ल का मसला और मेरी तस्वीर, ज़ाहिर है कि वो पुरअसरार शख्स मैं नहीं था। मुझे तो इस सिलसिले में कोई मालूमात भी नहीं थी। अखबार मैंने उन साहब को वापस कर दिया और फ़ौरन होटल से बाहर निकल आया क्योंकि ये तस्वीर वो भी देख सकते थे। अब मेरे लिए एक बार फिर भाग दौड़ का दौर शुरू हो गया। मैं जानता था कि चोरों के चारों तरफ पुलिस चौकस हो गई होगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ और वह इस सिलसिले में ज़्यादा सोचना ना पड़ा और मैंने खौफज़दा अंदाज में सोचा कि सूरत हाल तब्दील हो गई और यकीनन ये सब कुछ उस प्रिंस का किया हुआ है। वो एक मसले में नाकाम हो गई तो उसने कोई दूसरा खेल खेल डाला, लेकिन ये तो बहुत खौफनाक बात है। कहाँ छुपूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? और मैंने सीधा रेलवे स्टेशन का रुख किया था। पास पले जो रकम थी उसके ज़रिए अगर बम्बई से निकल जाऊं तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती थी। रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद मैंने अपने आप को दूसरों की निगाहों से छुपाते हुए ये देखना शुरू कर दिया कि मैं कौन सी ट्रेन में छुप कर बैठ सकता हूँ। ट्रेनों के बारे में मुझे सही मालूमात हासिल नहीं थी। मैं ऐसे ही ट्रेनों के औकात पढ़ने लगा और उनके रास्तों के बारे में जानने का चार्ट देखने लगा। दफ्तर मुझे अपने अकब से शोर-गुल की आवाज़ नहीं दी। देखा तो चंद पुलिस वाले दौड़े चले आ रहे थे और उनका रुख मेरी जानब था। मैं उछल कर भागा, प्लेटफार्म से नीचे कूद कर सीढ़ियों पर पहुंचा, फिर सीढ़ियां फलांगता हुआ अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। पुलिस वालों की सीटियां फिदा में उभरी और मुझ पर फायरिंग शुरू हो गई। कई गोलियां मेरे पास से सनसनाती भी गुजर गई थी। फिर मैं माल गाड़ी के एक डब्बे में घुस गया। पुलिस वाले मेरा मसलसल ताक़ब कर रहे थे। माल गाड़ी के इस डब्बे में घुसकर मैं एक लम्हे के लिए पुलिस वालों की गोलियों से महफूज हो गया था, लेकिन ज़ाहिर है कि चंद लम्हात के बाद वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकता था। चुनाचा डब्बे के दूसरे दरवाजे से उतरने के बाद मैंने एक बार फिर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मैंने अक्ल से काम लिया था। मैं सीधा नहीं दौड़ा था, बल्कि उस डब्बे के नीचे घुसकर वापस उस तरफ दौड़ने लगा था जिस तरफ से पुलिस वाले आ रहे थे। मेरी ये चाल कारगर रही और पुलिस वाले मार गाड़ी के डब्बे से करीब पहुंच गए और फिर उसे चारों तरफ घेरने लगे। मैं बरक रफ्तारी से लोगों की भीड़ में गुम होकर प्लेटफार्म से बाहर निकल आया। अभी मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था कि एक आदमी मेरे करीब पहुंच गया। जनाब, आपकी कार वो खड़ी हुई है। मैंने आओ देखा ना ताओ उसके साथ तेजी से चल पड़ा और गाड़ी में बैठ गया। उस शख्स ने फ़ौरन ही ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शक्ल सूरत से वो एक पढ़ा लिखा और महज़ब आदमी मालूम होता था। ताल्लुक़ भी इसी मुल्क से था, लेकिन पता नहीं उसे कोई धोखा हुआ था या कोई और बात थी। बहरतौर मैं सुकून से बैठा रहा। अगर उसमें भी अब प्रिंस का हाथ है तो मैं तो था ही प्रिंस की तलाश में। कार दौड़ती रही और थोड़ी देर के बाद एक मकान के सामने जा रुकी।
खूबसूरत मकान था और मुझे दरवाजे से अंदर दाखिल कर दिया गया और यहाँ मज़ीद 2 अफराद ने मेरा इस्तकबाल किया। वो मेरे सामने मुअद्दब हो गए थे। उन्होंने गर्दन खम करके कहा, अंदर तशरीफ़ लाइए जनाब, आपके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। हम माफ़ी चाहते हैं कि बर वक़्त आप तक न पहुँच सके। कोई बात नहीं, मैं मुतमिन हूँ, मैंने तमस्कराना अंदाज में जवाब दिया। अब तो ये सारे ड्रामे मुझे मज़का खेज ही लगते थे। मुअद्दब लोग मुझे अंदर ले गए और फिर एक दरवाजे के पास रुक कर उन्होंने कहा, ये आपका बेडरूम है जनाब, हम सब आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। कोई भी ज़रूरत हो तो दीवार पर लगा हुआ बटन दबा दीजिए। आप आराम करना पसंद करेंगे, गुस्ल कर लीजिएगा, आपके लिबास अभी पहुंचा दिए जाएंगे। ओके। और मैंने भारी लहजे में कहा और बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। तबीयत खुश हो गई थी। अपनी तकदीर के बारे में कुछ कहना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। आम तौर से मुझे अच्छी रिहाइशगाहें ही मिलती थी और उनका मुआवजा इतना ज़बरदस्त होता था कि तबीयत खुश हो जाती थी। उसी तरह ये कमरा भी था और इतनी शानदार डेकोरेशन थी कि आंखें नहीं ठहर पाती थीं। मैं दर हकीकत तबीयत पर बहुत गिरानी महसूस कर रहा था। चुनाचा गुस्ल किया और इतनी फ़रत महसूस हुई कि नाकाबिले बयान। तब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैं चौंक कर उधर देखने लगा। जनाब, आपका लिबास बाहर स्टैंड पर है, मैं दरवाज़ा बाहर से बंद किए देता हूँ। ठीक है, मैंने जवाब दिया और उसके बाद फिर ठंडे पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। फिर गुस्ल से फारग होकर बदन खुश किया, सिल्क का एक स्लीपिंग सूट पहन लिया। लिबास हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे बदन पर फिट था और उसके बाद मैं इत्मीनान से मतहरी पर बैठ गया। अब जो कुछ भी हो, अगर उसी कमबख्त प्रिंस ने यह नई चाल चल कर मेरी जान बचाई है तो इस वक्त मुझे उसका शुक्रगुजार ही होना चाहिए। बाद के मामलात बाद में देखे जाएंगे। जहाँ तक किसी चक्कर में फंसने की बात है तो उससे फ़रार कहाँ था। किसी चक्कर में ना भी फंसता तो चक्कर खुद ही मुझ में फंस जाते थे और बिल आखिर मैं चकराने लगता था। बारहा ये फ़ैसले किए थे कि अब किसी भी मसले में हालात से रूगर्दानी नहीं करूँगा, लेकिन फिर ना जाने कौन सी फितरत गालिब आ जाती और मैं अपने बचाव में मसरूफ़ हो जाता था। लानत है मुझ पर। किसी कल चैन नहीं था और कोई लम्हा पुरसकून नहीं। एक बार फिर दिल में अपने अज़म को दोहराया कि दुनिया जो कुछ बना रही है बन जाओ और उससे ग्रेज़ ना करो। चुनाचा मैं पुरसकून होकर लेट गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वही 2 अफराद अंदर दाखिल हो गए और उनमें से एक ट्राली धकेलता हुआ आया था जिस पर काफ़ी के बर्तन और कुछ लवाजमात सजे हुए थे। ट्राली में सहरी से लगा दी गई और मैं उठ कर बैठ गया। वो दोनों अदब से गर्दन झुकाकर कुछ कहे बगैर वापस चले गए थे। काफ़ी की 2 प्यालियाँ पीस और बिस्कुट और खुश्क मेवे खाता रहा और कमरे की सजावट देखता रहा। एक छोटे से एक्वेरियम में मछलियाँ तैर रही थी, रंगीन और खूबसूरत मछलियाँ। मेरी निगाहें उन पर जम गई और मैं मछलियों की पुरसकून ज़िंदगी देखने लगा। बज़ाहिर वो पुरसकून थी, लेकिन कौन जाने किस एक्वेरियम में कैद होने के बाद उनकी जहनी कैफियत क्या हो। दिल चाहा कि एक मछली को एक्वेरियम से निकाल कर दरिया में फेंक दूँ, लेकिन अव्वल तो दरिया कहाँ था और दूसरी बात ये कि यहाँ से नहीं जा सकता था। तीसरी बात यह कि मुझे इन मछलियों को आज़ाद करने का हक़ नहीं था। जाने कितना वक्त उसी तरह गुजर गया। रात को आला किस्म का डिनर दिया गया, लेकिन डिनर टेबल पर मैं तनहा था। बड़े इत्मीनान से मैंने रात का खाना खाया और फिर उनमें से एक शख्स ने कहा, क्या आप चहलकदमी करना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, मैंने जवाब दिया और उसके साथ बाहर निकल आया। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि यह इमारत साहिल समुंदर पर वाक़या है और उसके अकबी हिस्से बेहद हसीन हैं। इमारत के अकबी हिस्से में घास का एक बहुत बड़ा किता था जिसमें क्यारियाँ बनाकर फूल लगाए गए थे। किते के अख्ताम के बाद चंद सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं और साहल तक चली जाती थीं। हसीन तरीन जगह थी ये। मैं खामोशी के साथ उनके साथ चलता रहा। रात का वक़्त था, इसलिए कोई ख़तरा भी नहीं था। और फिर ख़तरा हसीयत क्या रखता था? अब ज़ाहिर है कि उसके बाद कुछ न कुछ तो होना ही था। समुंदर के किनारे मैं देर तक चहलकदमी करता रहा और वो दोनों बाअदब खामोशी से 2 कदम पीछे हटकर मेरे साथ चलते रहे। जब मैं थक गया तो वापसी का इरादा किया और वो मेरे साथ अंदर आ गए। हर तरह की सहूलतें बहम पहुंचाई गई थी और मैं अपने आप को बहुत खुशगवार कैफियत में महसूस कर रहा था। इन तमाम चीज़ों से खुलकर लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता था, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि कितनी देर के बाद मेरे लिए मुसीबतों का आगाज़ हो जाएगा। और दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया।
शाम के तकरीबन 7 बजे होंगे कि एक शख्स दौड़ता हुआ अंदर आया और ये उन्हीं दोनों में से एक था। दिलचस्प बात यह थी कि मैं उन दोनों में से एक का नाम भी नहीं पूछा और ना ही उन्होंने अब तक मुझे मेरे नाम से मुखातब किया था। और उसने आते ही कहा, जनाब मैडम रबिका आई हैं, अभी अभी गाड़ी से उतरी हैं, क्या हुक्म है उनके लिए? मिलेंगे आप उनसे या उन्हें टाल दिया जाए? मैडम रबिका। और मैंने सर झुकाते हुए कहा, जल्दी फरमा दें, यकीनन वो अंदर दाखिल हो गई होंगी। जब अंदर दाखिल हो गई हैं तो आने दो, मैंने जवाब दिया। ड्राइंग रूम में बिठाया जाए या यहीं बेडरूम में भेज दूँ? बेडरूम में ही भेज दो, मैंने जवाब दिया। वो बाहर निकल गया। चंद लम्हात के बाद दरवाज़ा खुल गया। लंबे कद के दुबले पतले लेकिन इंतहाई खूबसूरत और मुतनासिब बदन की मालिक तकरीबन 25 साल लड़की या औरत अंदर दाखिल हुई थी। दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे देखा और फिर शौक अंदाज में देखती रही और फिर दोनों हाथ फैलाकर बेइख्तियार आगे बढ़ाई। हेलो डार्लिंग कैलाशी, ओ माय गॉड, ये तुम ही हो? और क्या तुम ही हो मिस्टर कैलाशी? हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम? और मैंने भी उसी गर्मजोशी का मुजाहरा किया। गुड गॉड, और तुम इतने शानदार हो गए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वेरी गुड, तुमसे मिलकर अब दिल्ली मसरत हुई है, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा और फिर मेरे बाजू पर दोनों हाथ रख दिए। मैं थोड़ा सा ठठक गया था और उसके ये अल्फाज कि तुम इतने शानदार हो गए मुझे अंदाज़ा नहीं था। इस बात की निशानदही करते थे कि कैलाशी जो कोई भी है और जिसके बारे में मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि कम अज़ कम उसका सूरत आशना नहीं है, और मैंने जिस अंदाज में उसकी पजीराई की थी उससे यह इज़हार किया था कि जैसे हम गहरे साथी या दोस्त या और कुछ भी हैं। फिर मैंने कहा कि तुम भी मेरे ख्याल के बारे अकस हो डियर रेबिका। ओह नो, और मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बयान नहीं कर सकती। बयान कर दो तो अच्छा है। और मैंने कहा और वह हंस पड़ी। वेरी गुड, खुश मजाज भी हो, वरना अमूमन हमारी फील्ड के लोग चिड़चिड़े और बदमजाज होते हैं। लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया था कि तुम आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और मैं कितनी खुश हूँ बयान नहीं कर सकती। उसने फिर अपने अल्फाज दोहराए। किसी कदर खिसकी हुई लगती थी लेकिन बहरतौर शक्ल सूरत बहुत उम्दा थी। मुझे तो जब तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तो एक लम्हा भी सब्र ना कर सकी, फ़ौरन ही दौड़ी चली आई। तुम्हें सब्र करना भी नहीं चाहिए था डियर, और मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसे बैठने की पेशकश की। वो कुर्सी पर बैठने की बजाय मसहरी पर जा बैठी और इस हरकत से मैंने उसके बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लिया था। बहरतौर मैं खुद कुर्सी पर जा बैठा। वो मीठी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर बोली, तुमने कैसे कैसे बेशबहा कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं तो जब भी तुम्हारे बारे में कुछ सुनती थी खौफजदा हो जाती थी। ये सोचती थी कि पता नहीं तुम किस किस्म के आदमी होगे, डरावने और खौफनाक, चेहरे पर ज़ख्मों के निशानात होंगे और पूरे बदन पर बाल ही बाल। मगर तुम, अब लुत्फ़ आएगा काम करने का। ओह डियर कैलाशी। हम दोनों बाहर निकल आए। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? लड़की ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर अब तो तुम आ गई, क्या तुम वापस चली जाओगी? हरगिज़ नहीं, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे मैंने माफ़ करना यहाँ आते हुए ये सोचा था कि अगर तुम्हारी शख्सियत मेरी तवक्का के मुताबिक ही निकली तो मैं तुमसे माजरत करके चली आऊँगी, लेकिन अब किसी का जाने को जी चाहता है? मेरा भी नहीं चाहता। और मैंने जवाब दिया, और ये खातून थी क्या, और उनकी अपनी हैसियत क्या थी, और उसके बारे में जानना मुश्किल था। लेकिन बहरतौर आहिस्ता आहिस्ता मालूमात हासिल हो रही थी। फ़िलहाल तो उनकी वेरी गुड से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था और देर तक हम साहल पर चहलकदमी करते रहे। मेरी निगाहें दूर दूर तक भटक रही थी और वे मुझसे यूरोप की बातें कर रही थी। मैं लंदन, पेरिस और स्कॉटलैंड यार्ड में अपनी देखी हुई जगहों की तफसील से बताता रहा और वो वेरी गुड की गर्दान करती रही। फिर शायद वो खुद भी थक गई और हम दोनों वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ चल पड़े। मैं अब उस सूरत हाल से पूरी तरह मुतफ़िक हो गया था और इसमें इस वक्त तक कोई तरमीम नहीं करना चाहता था जब तक तरमीम बीच में खुद ही ना आ कूदे। समुंदर के किनारे नम हवाएं बहुत फरहत बख्श थीं। हम काफ़ी देर के बाद वापस लौटे। रेबिका की पसंदीदगी इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने रात को भी वापसी की ज़रूरत ना समझी, और मैं जो अपने हालात से जुनून की हद तक उकता गया था, अब अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले किसी भी लम्हे पर मोतरज़ नहीं था। ज़िंदगी को अपना समझना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था और मैं तो ये समझता था कि अपनी सोच का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकूँगा। यही वजह थी कि अजनबी रेबिका की कुर्बत को भी मैंने खुश दिली से बर्दाश्त कर लिया। सुबह के नाश्ते के बाद वो मुझसे थोड़ी देर के लिए इजाज़त लेकर गई और फिर वापस आ गई।
شام کی چائے البتہ اس نے میرے ساتھ پی تھی۔ تم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یورپ میں گزارا ہے اور میں تمہارا یارک شاعر والا کیس اب کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ کمال کر دیا تھا اس نے تم نے کیلاشی، چائے کی چسکی لیتے ہوئے وہ بولی۔ اوہ ڈیئر ریبکا، بس کمالات خود بخود ہو جاتے ہیں اور ان میں انسان کی اپنی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن یو ڈی مکلارنس کو تم نے کھلے عام شکست دی تھی۔ کتنا مغرور انسان تھا اور کتنا وحشی اور درندہ صفت، لیکن یہ صرف کیلاشی ہی تھا جس نے یو ڈی مکلارنس کو کتے کی موت مار ڈالا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس کی موت ہی آئی تھی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ تم اسی وقت سے میرے ہیرو بن گئے تھے۔ اوہو اچھا، اور میں اپنے آپ پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ کون یہ ڈو مکلارنس اور کیسا یارک شاعر۔ میں خالہ شہادت کی کھولی کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے پہچانا جا سکتا تھا، لیکن وقت مجھے جو کچھ بھی بنا دے۔ اب پتہ نہیں یہ مسٹر کیلاشی میری ہم شکل تھے یا ان تمام کوششوں میں کوئی اور کاروائی کار فرما تھی۔ میں جو اعترافات کر رہا تھا ان کے مذکا خیز ہونے پر خود دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اگر دوسرے ہنس رہے ہوں تو تعجب کی کون سی بات ہے۔ اسی طرح 5 دن گزر گئے۔ چھٹے دن ریبکا نے مجھ سے کہا کہ ممکن ہے میں اکتاہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ وہ بولی، ڈیئر کیلاشی، تمہارے لیے بھلا یہ کیا مشکل ہے کہ اپنے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو۔ آؤ کیوں نہ بمبئی کی سیر کو چلے۔ یہ جگہ ایسی دل نواز ہے کہ انسان کو اپنے آپ میں گم کر دیتی ہے۔ لیکن ڈیئر ریبکا، اور میک اپ کا سامان بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا ضروری ہے آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک اور ناک کے نتھنوں میں 2 سپرنگ؟ تمہاری شخصیت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ میں تمہیں یہ دونوں چیزیں مہیا کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے دلیرانہ کہا، حالانکہ باہر جاتے ہوئے میری روح کانپ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جو الزام مجھ پر آ چکا ہے وہ اتنا معمولی نہیں کہ پولیس والے میرا چہرہ آسانی سے فراموش کر دیں۔ چپے چپے پر میری تلاش ہو رہی ہوگی، لیکن اب اتنی بزدلی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ لوگ میرے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ جس طرح انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے پولیس کے چنگل سے نکالا تھا، اسی طرح یقیناً وہ اب بھی میری نگرانی کا معقول بندوبست کریں گے۔ ریبکا نے مجھے بمبئی کی سیر کرائی۔ حسین عمارتوں اور حسین چہروں کا یہ شہر در حقیقت میرے لیے بہت پرکشش تھا۔ سوچا تو یہ تھا کہ اپنے اس مال و دولت کے ساتھ بمبئی میں ایک اعلیٰ درجے کی زندگی گزاروں گا، لیکن وہی تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تقدیر کے کھیل بھی انوکھے ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں میرے لیے باعث دلچسپی تھیں اور میں نے اپنے آپ کو پھر دنیا کے جھگڑوں سے لا تعلق کر لیا تھا، اور جس طرح میں نے اب تک بے شمار ملکوں کی سیر کی تھی اسی طرح بمبئی کو ایک سیاح کی حیثیت سے دیکھنے لگا۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا، اس تمام عیش و عشرت کا حساب ہونے والا تھا۔ یہ سب کچھ بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس رات ریبکا نے مجھے بتایا کہ کل صبح 10:30 بجے مسٹر بلیک فرانس سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ تمہیں یقینی طور پر مسٹر بلیک کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ویسے کیلاشی، اس منصوبے کی تکمیل کے بعد تمہارا کیا پروگرام ہوگا؟ یہی رکو گے یا یہاں سے کہیں چلے جاؤ گے؟ کیا کہا جا سکتا ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اور یہ مسٹر بلیک کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بھلا مجھے کیا معلوم؟ ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ کوئی ایسا منصوبہ لے کر آ رہا تھا جس پر مجھے عمل کرنا تھا، اور یہ بات بھی سامنے تھی کہ مجھے اس منصوبے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ مسٹر بلیک کے آنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا، لیکن ڈر کی کیا بات ہے، صورتحال بگڑ گئی تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک مطمئن رات گزاری۔ دوسرے دن ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ریبکا مجھ سے رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ وہ بلیک کو لینے ایئرپورٹ پر پہنچ گئی، اور اب بھی موقع تھا کہ اس کوٹھی سے بھاگ جاؤں اور اپنی جان بچا لوں۔ بالآخر انسان تھا، خوف و دہشت کو دل سے کیسے جدا کر سکتا تھا۔ خطرناک لوگ تھے، یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ میں کیلاشی نہیں ہوں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہوں۔ وہ میری زندگی کے گاہک بھی بن سکتے تھے، لیکن اس وقت یہاں سے بھاگنا بھی قیامت تھا، کیونکہ چپے چپے پر میری زندگی کے گاہک پھیلے ہوئے تھے۔ ناچاروں انتظار کرتا رہا، اور ٹھیک 11:15 بجے مسٹر بلیک ریبکا کے ساتھ یہاں پہنچ گئے۔ یقیناً بلیک تھے اور افریقہ کے کسی ملک سے تعلق تھا۔ بدن پر اپنے دادا جان کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اتنا ڈھیلا ڈالا کہ ایسے لگتا تھا جیسے بانس پر لٹکا دیا گیا ہو۔ بڑا سا ہیٹ پہنے ہوئے، اور جو ان کے کانوں پر آ رہا تھا، چہرے پر بھی حماقت ہی برس رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا جو پرانے بوڑھوں کی طرز کا تھا۔ دیکھنے میں اچھے خاصے کسی تھیٹر کے مسخرے معلوم ہو رہے تھے، اور انہوں نے اپنے برف جیسا یک ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر منمناتے ہوئے کہا، بہت دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے مسٹر کیلاشی۔
कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ब्लैक, और मैंने लहजे को पूरे एतमाद बनाते हुए कहा। अफसोस काम वक्त से कुछ पहले हो रहा है और हमें अपने बाद मंसूबों में नाकामी हुई, मगर आइए मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू किए लेता हूँ, क्योंकि कल ठीक 1 बजे वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ओहो, इतनी जल्दी? और मैंने हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा, हाँ, किसी ख़ास वजह से उनके प्रोग्राम में कोई तब्दीली हुई है। हम लोग बर वक्त नहीं जा सके थे। खैर कोई बात नहीं, अभी तो 24 घंटे का वक्त है हमारे पास, मैंने कहा, और रेबिका हमारे साथ ही अंदर आई थी। मिस्टर ब्लैक ने आराम नहीं किया और उन्होंने अपना 2 सूटकेस मंगवा लिया जो वो अपने साथ लाए थे, और फिर सूटकेस खोल कर बैठ गए। कुछ कागजात, फाइल और एक फिल्म स्पोल और ऐसी चंद दूसरी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने फाइलें वगैरह खोल कर मेरे सामने रख दी और मैं उनके मताले में मसरूफ़ हो गया। उन्होंने रेबिका से कहा कि वह 16 mm के प्रोजेक्टर का बंदोबस्त करे, और रेबिका उठकर बाहर चली गई। मिस्टर ब्लैक मुझे देखते रहे और फिर मैं फाइल पर निगाहें दौड़ाता रहा। अजीबोगरीब इबारतें दर्ज थीं इस फाइल में, और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। गालबन ये कोड वर्ड थे और जिनमें मुझे हदायत की गई थी। रेबिका की आमद ने मुश्किल हल कर दी और उसने प्रोजेक्टर एक तरफ रखा और फिर स्क्रीन लगाने लगी। मिस्टर ब्लैक ने वह स्पोल प्रोजेक्टर पर चढ़ा दिया और मुझे उसकी जनब मतवज्जा कर लिया। तब मैंने स्क्रीन पर एक शख्स को देखा जिसके मुख्तलिफ पोज नुमाया किए गए थे, और ये शख्सियत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। एक बहुत बड़े मुल्क की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत जो इस वक्त एक नहायत अहम सरकारी ओहदा रखती थी। और फिर उसके बाद मुझे उस शख्सियत के मुख्तलिफ आदात से मुतल्लक फ़िल्मी रिपोर्टें दिखाई गईं, और इन फिल्मी रिपोर्टों में कमेंट्री भी थी जिसमें मुझे यानी मिस्टर कैलाशी को हदायत दी जा रही थी। एयरपोर्ट पर कौन कौन से लोग मतवक्का हो सकते हैं और कितने लोगों की निगाह में धूल झोंक कर मुझे अपना काम अंजाम देना है। फिल्म रिपोर्ट में एयरपोर्ट के आसपास के मनाज़र भी नुमाया किए गए थे, और उसके बाद वो बिल्डिंग भी दिखाई गई जो अभी ज़ैर तमीज़ थी, और उसके फासले का पूरा नाप मौजूद था। ये तमाम चीज़ें मुझे बड़ी तफसील के साथ ज़हन नशीन कराई जा रही थी, और मेरे बदन में ठंडे पसीने आ रहे थे। क्या करना है और मुझे क्या करना है? फिर जब तमाम फिल्म ख़त्म हो गई तो मिस्टर ब्लैक ने मुझसे सवाल किया, मेरा ख्याल है मिस्टर कैलाशी, इससे ज़्यादा तफसीली रिपोर्ट और कोई नहीं हो सकती, और हमने बहुत दूर बैठकर इंतज़ामात किए हैं। यकीनन मैं हैरान हूँ कि मैंने भी अब अपने जुनून का साथ छोड़ दिया था। अब आप आखिरी चीज़ देख लीजिए और उसके बाद आपके काम का आगाज़ होता है। ये आखिरी चीज़ जदीद साखत की राइफ़ल थी जिस पर दूरबीन फिट कर दी गई थी। मिस्टर ब्लैक ने उस राइफ़ल के मुख्तलिफ पार्ट्स जोड़े, दूरबीन उस पर फिट की और मुझसे बोले, इससे उम्दा चीज़ आपके काम के लिए दूसरी नहीं हो सकती। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और आप जिस जगह से उसे इस्तेमाल करेंगे वहाँ से उसका इस्तेमाल आपके लिए बेहद आसान होगा। तय ये किया गया है कि इसके 6 फायर किए जाएं, और 6 फायरों में आप लाजमी तौर पर कामयाबी से हमकिनार हो जाएंगे। बस आपको ज़रा मेहनत और होशियारी से काम करना होगा। अब मैं बिल्कुल निडाल हो गया था और बात मेरी समझ में आ रही थी। ज़ैर-ए-तमीर अमारत, एक गैर मुल्की सियासी शख्सियत, आला किस्म की राइफ़ल, और उस शख्सियत के बारे में फिल्म रिपोर्ट। गोया मुझे एक अहम तरीन सियासी शख्सियत को कत्ल करना था, और एक माहर कातल की हैसियत से मेरा पूरा वजूद टूटा जा रहा था। कंपटियाँ चीख रही थी, हाथ पांव ढीले हो रहे थे। मिस्टर ब्लैक ने मेरा छाना थपथपाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी साबका रवायात को बरकरार रखेंगे और हमें कामयाबी से रोशनास कराएंगे। मैंने बड़े इत्मीनान से यकीनन कहना चाहा, लेकिन मेरे हलक से बतख की सी आवाज़ें निकल कर रह गईं, और अब वो आवाज़ भी साथ नहीं दे पा रही थी। मेरी बतख जैसी आवाज़ सुनकर मिस्टर ब्लैक ने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई और गालबन ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी साबका रवायात बरकरार रखने का अहद कर रहा हूँ। और वैसे वह अफ्रीकी नस्ल थे, और अफ्रीका के बाशिंदे हर चीज़ आसानी से मान लिया करते हैं, क्योंकि किसी भी जुम्बश का उनके लिए कोई जवाब निकल आता है। लेकिन मेरे दिल का खुदा ही हाफ़िज़ था। बहुत से जुराम अगर मास्टर नहीं रहा था तो उन्हें समझ ज़रूर गया था, मगर वक्त गवाह है कि उन सारी कार्रवाइयों में मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि खाला शहादत की खोली से साहल समुंदर जाना मेरे लिए अज़ाब बन जाएगा। आगाज़ तो वहीं से हुआ था, और उसके बाद मुझे बैनुल अक़वामी बकरा समझ लिया गया। जिसके हाथ में भी छुरी होती वो मेरी गर्दन की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता, उठाता, पटकता और मेरी गर्दन पर छुरी फेर देता। मैं बहुत देर तक अपने इस नए मंसूबे के बारे में और शायद मिस्टर ब्लैक मेरे प्रोग्राम की कामयाबी के बारे में सोचते रहे। फिर दफ्तरी में मुस्कुराए और तारीकी में धूप निकल आई।
انہوں نے پرجوش انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے مسٹر کیلاشی کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس نقشے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو براہ کرم بتا دیجیے۔ آپ کو میرے نقشے میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو مجھے بھی بتا دیجیے۔ اوہو، کیا آپ نے بھی اپنے ذہن میں کوئی نقشہ تردید کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن وہ بے حد خفیہ ہے۔ کسی مناسب وقت پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مسٹر بلیک میری بات نہیں سمجھ پائے تھے۔ بہرطور انہوں نے ایک بٹن دبا کر ریبیکا کو طلب کیا اور پھر شراب کے برتن سج گئے اور میرے لیے جامے سے تجویز کیا گیا اور کامیابی کی خوشی میں دونوں پینے لگے۔ جام میں نے بھی لیا تھا، لیکن اس وقت شراب کی بجائے زہر پینے کو جی چاہ رہا تھا۔ بھلا میں اور ایک پیشہ ور قاتل، اور پھر بھی ایک ایسی شخصیت کا جسے قتل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک کی زندگی میں غیر اختیاری طور پر بہت کچھ ہو چکا تھا، یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو کچھ نقصان پہنچا دیا تھا۔ لیکن اس کا کیا سوال تھا کہ اپنے پیشہ ور مجرم کے سیے سے کسی کو قتل کر دوں؟ لیکن مجبوریاں اور پھر وہ مادام جنہوں نے مجھے اپنی غلامی میں لینے کا عہد کر رکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ چوہے بلی کا جو کھیل میرے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ انہی پرنس کی ہدایت پر ہے۔ میرے ہاتھوں ایک ایسی شخصیت کو قتل کروایا جا رہا تھا جو اگر واقعی قتل ہو جائے اور اس کی موت کا الزام مجھ پر آ جائے تو شاید میں قیامت تک اپنی گلو خلاصی نہ کرا سکوں گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حالات بتا رہے تھے کہ اگر ان لوگوں کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو اسی طرح کسی چوک پر کھڑا کر کے مجھے گولی مار دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ پولیس ابھی تک میرے چکر میں ہوگی اور یہی لوگ اس وقت میری زندگی کے ضامن بن سکتے تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضمانت دوں۔ شراب کے دور چلتے رہے۔ ریبیکا آؤٹ ہو گئی تھی۔ مسٹر بلیک اٹھ کر چلے گئے اور ریبیکا مجھے اپنے بچپن کی محبت کا یقین دلانے لگی۔ حالانکہ بچپن میں اگر اسے دیکھ لیتا تو کم وقت کو جوان ہی نہ ہونے دیتا، کہیں کلا گھونٹ کر سلا دیتا تاکہ اس وقت اس مصیبت میں گرفتار نہ ہونا پڑتا۔ تمام پروگرام پایا تکمیل کو پہنچ گیا اور اب میرے لیے سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ رات گزری اور پھر وقت آ گیا جب قتل کے ماہر کیلاشی کو ایئرپورٹ ایریا میں داخل ہونا تھا۔ تمام نقشے میرے پاس محفوظ کر دیے گئے تھے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے تحفظ کا مکمل بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اگر کوئی خطرہ درپیش ہوا تو مجھے اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک بند گاڑی مجھے اور میری رائفل کو لے کر چل پڑی۔ 2 افراد ساتھ تھے اور تیسرا ڈرائیور تھا۔ دونوں خاموشی سے میرے ساتھ اس جگہ تک آئے جہاں سے مجھے ان دونوں کو خدا حافظ کہہ دینا تھا۔ یہ ایک ویران سی جگہ تھی اور یہاں سے ایئرپورٹ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سامنے ہی بے شمار فلیٹ بنے نظر آ رہے تھے جو ایئرپورٹ کے احاطے سے کافی دور تھے، لیکن پھر بھی قریب محسوس ہوتے تھے۔ مجھے ان فلیٹوں سے بھی دور اتار دیا گیا اور پھر ایک طرف جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں جھاڑیوں کے جھنڈ ضرور تھے، لیکن جس جگہ یہ گٹر لائن شروع ہوتی تھی وہاں جھاڑیاں نہیں تھیں۔ چنانچہ مصنوعی جھاڑیاں لگا کر یہاں میری نقل و حرکت کو پوشیدہ کر دیا گیا، اور یہ جھاڑیاں صرف اسی وقت تک کے لیے تھی جب تک میں اپنا کام مکمل طریقے سے انجام دے کر وہاں سے فرار نہ ہو جاؤں۔ گٹر کا ڈھکن اٹھایا گیا اور میں نے گھبرا کر پوچھا، بھائی اس قسم کے پرانے گٹروں میں گیسیں ہوا کرتی ہیں جن سے لوگ ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، کیا ان میں میری ہلاکت کا معقول بندوبست موجود ہے؟ نہیں جناب، گٹر خاص طریقے سے گیس سے خالی کر لیے گئے ہیں۔ آپ اندر اتریں گے تو آپ کو ایک خوشبو کی سی کیفیت ملے گی اور انہیں آپ کے کام کے لیے خوشبو سے معطر کیا گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ایسی گلی جگہ! بہرطور میں نے کہا اور پھر خدا کا نام لے کر گٹر میں اتر گیا۔ پہلے تو یہی سوچا تھا کہ اب مصیبت آ ہی گئی ہے تو دل جمی سے کام کیا جائے، لیکن گٹر میں اترنے کے بعد تمام قوتیں ساتھ چھوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ گٹر کا ڈھکن اوپر سے بند کر دیا گیا تھا اور میں نے تجربے کے طور پر اسے اٹھا کر دیکھا، وہ بآسانی اٹھ گیا۔ ڈھکن رکھ کر جانے والے ایک دم پلٹ آئے تھے۔ جناب علی کو ہدایت، جاؤ میاں اپنا کام کرو، اپنا تجربہ کر رہا تھا میں نے کہا اور دوبارہ ڈھکن بند کر دیا، اور پھر میں نے بدن پر لگی ہوئی جیبی ٹارچ روشن کر لی اور بہت سی کارآمد چیزیں میرے سپرد کی گئی تھیں جو میرے لیے معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اس جیبی ٹارچ سے میں نے گٹر کا نقشہ دیکھا اور پھر اس سرخ نشان کی طرف چل پڑا جو نقشے میں میری نشاندہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ گٹر لائن میں واقعی کافی صفائی کر دی گئی تھی اور یہ کام انہی لوگوں نے کیا تھا، اور میں آگے بڑھتا رہا، نقشے ہی سے مدد لے رہا تھا، ورنہ اس تنگ و تاریک سرنگ نما جگہ بھلا کیا کیا جا سکتا تھا۔ ذرا دیر کے بعد زوردار آوازیں سنائی دینے لگیں اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی جہاز عین میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب میں ایئرپورٹ آ پہنچا ہوں۔
नक्शे के मुताबिक मैंने बाएं सिमत की वो सुरंग देखी जिसकी तरफ मुझे बढ़ना था, और यहाँ थोड़ा सा पानी मौजूद था। ताफन भी उठ रहा था, लेकिन मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ मुझे ज़मीन पर उभरना था, और उसके बाद उस माकूल जगह पहुँचना था जहाँ से ना सिर्फ एयरपोर्ट के रनवे पर होने वाली कार्रवाई का पता चल सकता था, बल्कि और भी कई जगहों पर नज़र रखी जा सकती थी। खतरा सिक्योरिटी फोर्स का था, जो एयरपोर्ट पर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की निगाहदाश्त के लिए पूरी तरह मुस्तैद और चौकस थी। मैंने गटर का ढक्कन उठाकर गर्दन बाहर निकाली। मेरे अतराफ अमकानात के मुताबिक बिल्कुल संथान थे। मैं आहिस्ता से गटर से बाहर निकल आया। सामान का थैला मेरे पास मौजूद था, और मैंने वो बुलंदियां अबूर की जिन्हें तय करके मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था। और फिर एक जगह फिट हो गया। लिबास और अंदाज ऐसा था कि ज़रा भी जुम्बश ना हो, और अगर कहीं करीब से देख भी लिया जाऊं तो कोई ये ना सोच सके कि मट्टी के तोदे में और भी कोई चीज़ पोशीदा है। सामने एक छोटा सा कैबिन नज़र आ रहा था जो किसी कदर बुलंदी पर बनाया गया था, और जाने उसका क्या मकसद था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे मालूम हो गया कि वहाँ सिक्योरिटी के अफराद मौजूद थे। और मुझे उस वक़्त पता चला जब 2 मसला आदमी उस कैबिन से उतरकर अतराफ़ का गश्त करने के लिए निकले थे। मैं सहमी हुई निगाहों से सांस रोके उन्हें देखता रहा, और वो लोग एक मखसूस एरिया में गश्त करते हुए दूर तक निकल गए थे। मैंने राइफल के टुकड़े जोड़े और उस पर दूरबीन फिट कर ली। दूसरी दूरबीन अपनी आंखों पर लगाकर मैं आसपास का जायजा लेने लगा। रनवे पर मेहमानों के इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियां थी। मसला दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए तैयार थे। प्रोटोकॉल अलग मुस्तैद था, और मेरे बदन में सनसनी दौड़ रही थी, और मैं अब ये तय कर रहा था कि अपनी मखसूद जगह पहुंच जाऊं, और जहां से मुझे रनवे का निशाना लेना था। मैं खिसकता हुआ उस जगह बड़ा। सिक्योरिटी स्टाफ के दोनों आदमी वापस आ रहे थे, और उनकी वापसी से पहले मैं अपने आप को पोशीदा कर लेना चाहता था। चुनाचा मैं उस आखिरी हिस्से में पहुंच गया जहां से मुझे रनवे साफ नज़र आ रहा था, और उसी जगह से मुझे अपनी कार्रवाई करनी थी। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे अपनी गर्दन पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई, और उसे पकड़ा तो स्याह रंग का एक चिमटा था, और मैंने उसे मसल कर फेंक दिया। लेकिन चंद लम्हात के बाद फिर ऐसी सरसराहट महसूस हुई। यहाँ नीम तारीकी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं चींटों को देख सकता था। बड़ी नस्ल के चींटे थे, और मैंने अपने बदन के खुले हुए हिस्सों को ढक लिया ताकि चींटे मुझे नुकसान न पहुंचा सकें, और फिर एक ठंडी सांस लेकर दीवार से पुष्ट टिका दी। दूरबीन बार बार आंखों से लगती और फिजा का जायजा लेने लगती। कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखता जा रहा था। सुइयाँ बहुत सुस्त रवि से खिसक रही थीं। फिर मैंने एयरपोर्ट एरिया में कुछ हलचल सी देखी, और उसके साथ ही मेरी निगाहें आसमान की जानब उठ गईं। एक तैयारा फिजा में गर्दिश कर रहा था। लैंडिंग के इंतजामात किए जा रहे थे, और फिर थोड़ी देर के बाद तैयारे ने रनवे को छू लिया और दौड़ता हुआ एक जगह आकर खड़ा हुआ। मेरी निगाहें अब राइफल की दूरबीन से तैयारे पर थीं। सीढ़ी लग गई थी, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान नीचे उतरने लगे, और उनके दरमियान वो शख्स नज़र आया जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया था, और एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़क उठा। उस बेचारे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर जिस मकसद के लिए मुझे भेजा गया था वो करना था। चुनाचा मैं दूरबीन से उस शख्स को देखता रहा। मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें उससे हाथ मिला रही थी, और मेरी राइफल उस शख्स के साथ साथ गर्दिश करती रही। मुझे एक मखसूस फासले तक अपना काम करना था, क्योंकि उसके बाद निशाना लेना मुमकिन ना होता, और फिर मेरा दिल धक धक करने लगा। वो मेरी रेंज में आता जा रहा था, और इस वक्त पोजीशन ऐसी थी कि मैं फायर कर सकता था, और मैंने दांत कचकचाए और उसका निशाना लिया और उसका ट्रैगर पर उंगली रख दी। लेकिन अचानक ही मुझे अपनी पुश्त पर सरसराहट महसूस हुई, और मैंने सोचा कि पसीना है, लेकिन पुश्त की सरसराहट अब नीचे की जनम महू सफ़र थी, और मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर अपना निशाना दुरुस्त करता रहा, और फिर मैंने ट्रैगर दबा दिया। लेकिन गोली शायद पलटकर मेरी कमर में ही आ लगी थी, या फिर कांटे वाली चीज़ के दांत ही मजबूत थे कि मुझे शदीद का तकलीफ़ का एहसास हुआ, और मैं उछल पड़ा। धमाका हुआ, और उसके साथ ही ना जाने क्या हुआ, और मैंने अलबत्ता अपनी पुश्त पर रेंगने वाली उस शय को पतलून के ऊपर ही पकड़ा और मसल डाला। कमबख्त ने काटने में इतनी कुव्वत का मुजाहरा किया था जितनी कुव्वत मैंने राइफल की लिबल भी दबाने में नहीं लगाई थी। एयरपोर्ट पर भगचर मच गई, और मैंने फ़ौरन ही दूरबीन सीने से उठाकर आंखों से लगा ली। मैंने देखा कि जिस शख्स का मैंने निशाना लिया था वह सही सलामत है, और उसे घेरे में ले लिया गया था। आसपास कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ था, और फिर मेरी निगाहें कुछ और आगे उठ गईं।
بہت فاصلے پر ایک عمارت کی بلندی سے ایک شخص دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے نیچے جھک رہا تھا اور میں نے اسے فوکس میں لیا اور پھر میرے ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ مسٹر بلیک تھا جو چھت کی بلندی سے نیچے آ رہا تھا۔ دوربین کی طاقتور لینز اس کی کھوپڑی کے سوراخ کو بھی نمایاں کر رہے تھے اور میں ایسی گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ اب اپنے اطراف سے بھی بے خبر ہو گیا اور مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ سیکورٹی کے لوگ کس طرح پوزیشن لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جس وقت ہوش آیا تب تک پستول کی 4-5 نالیں میرے بدن کے مختلف حصوں میں گدگدی شروع کر چکی تھی اور میں انہیں بھی چونٹی سمجھ کر جھاڑ رہا تھا، لیکن جب کسی نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے پوری قوت سے باہر کھینچا تو میں حیران رہ گیا۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں متحیرانہ انداز میں ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگا اور وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ اگر میں نے مزاحمت کی، ذرا بھی کوشش کی تو یہیں پر مجھے پٹک پٹک کر مار ڈالیں گے۔ بہتر یہی تھا کہ مکمل خاموشی اختیار کی جائے، سو میں نے یہی کیا اور وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس کیبن کی جانب لے چلے۔ وہاں انہوں نے نائلون کی مضبوط رسی سے میرے ہاتھ پاؤں کس دیے اور اچھی خاصی ہنگامی کارروائی ہونے لگی۔ غالباً میرے بارے میں اطلاع دی جا رہی تھی۔ میں خاموش تماشائی کے سیے سے ان کی کارروائی کو دیکھ رہا تھا، لیکن مسٹر بلیک کے سوت میرے ذہن میں کچوکے لگا رہی تھی اور پھر غالباً کروٹ بدلنے کی کوشش کی تھی کہ عقبی حصے میں ٹیس اٹھی اور ٹیس نے سارا معاملہ حل کر دیا۔ میں بھی عجیب بیوقوف آدمی تھا، ذرا سی بات نہ سوچ سکا کہ جب میں رائفل سے فائر کر رہا تھا اسی وقت میرے بدن پر سرسراہٹ ہوئی تھی اور کسی شے نے زور سے کاٹا تھا کہ میں بلبلا اٹھا تھا۔ رائفل کی نال یقیناً اونچی ہو گئی تھی اور مسٹر بلیک غالباً مووی کیمرے سے تمام کارروائی کی فلم بنا رہا تھا۔ رائفل نے اسی کی پیشانی کا نشانہ لے لیا۔ ارے باپ رے! اور میرے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ گویا اس شخص کی بجائے حیرت انگیز بلکہ ڈرامائی طور پر مسٹر بلیک میری گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ یہ اچھا ہوا یا برا اور یہ میں نہیں جانتا تھا۔ بہرطور اب اگر سیکورٹی فورس والوں نے پکڑ لیا ہے تو ظاہر ہے کہ میری جان بخشی آسان نہ ہوگی۔ البتہ اگر کوئی ترکیب لڑائی جائے تو ممکن تھا کہ کچھ کام بن جائے۔ ذہن کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جیسے 100 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہا تھا، اور پھر میرے ذہن نے ایک عجیب منصوبہ تیار کر لیا۔ منصوبہ تیار کرنے میں حرج ہی کیا تھا اور کامیابی تو ضروری نہیں ہوتی۔ پھر مجھ جیسے شخص کے لیے جس کا برسوں سے اس دنیا میں یار و مددگار کوئی نہیں تھا، میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور دل میں سوچا کہ اپنے کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ جس طرح مجھے باندھ دیا گیا تھا اس سے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ سیکورٹی کے بہت سے افسر یہاں موجود تھے اور میں نے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا اور وہ خونی نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ بڑے بھائی، کم از کم ایک گلاس پانی تو پلوا دو، میں نے کہا، اور جواب میں اس کی ٹھوکر میری پسلیوں پر پڑی اور میں نے شدت کرب سے کراتے ہوئے کہا، دیکھو میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو اس پر تمہیں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، اور تم نے بلا شبہ مجھے ایک مجرم کے سیے سے گرفتار کیا ہے، لیکن جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی تفصیل جب منظر عام پر آئے گی تو تم مجھے سلوٹ کرنے پر مجبور ہوگے۔ سیکورٹی آفیسر گرایا، زبان بند رکھو ورنہ منہ پر پاؤں رکھ کر سارے دانت حلق میں سے نکال دیے جائیں گے۔ مجھے یہ تصور بالکل پسند نہیں آیا۔ اگر وہ ایسا کر ڈالتے تو اس کے بعد جینا بے مزہ ہو جاتا، اور میں فوراً خاموش ہو گیا۔ باہر جانے کیا کیا کارروائیاں ہو رہی تھی اور سیکورٹی کے لوگ ٹیلی فون پر پیغامات وصول کر رہے تھے، وائرلیس پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ میں ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد کچھ فوجی اندر داخل ہوئے اور ان میں سے 2 سپاہیوں نے مجھے بازوں سے پکڑ کر لٹکا لیا اور کیبن کے نزدیک ترپال سے ڈھکی گاڑی میں ٹھونس دیا۔ کئی فوجی میرے آس پاس بیٹھ گئے اور گاڑیاں سٹارٹ ہوئی اور چل پڑی۔ میں خاموشی سے بلکہ کان دبا کر پڑا رہا یہاں تک کہ گاڑی کا سفر ختم ہو گیا۔ جہاں مجھے اتارا گیا وہ اندازے سے کوئی فوجی چھاؤنی معلوم ہوتی تھی۔ ایک طرف وسیع و عریض سرخ پتھروں کی عمارت بنی ہوئی تھی اور مجھے پیدل وہاں تک لے جایا گیا۔ پیچھے چند فوجی انتہائی مہلک ہتھیار لیے چل رہے تھے اور پھر مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا جس کے دروازے پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی، اور میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر کھردرے فرش پر لیٹ کر سکون کی گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ صبر و سکون سے میں نے کافی وقت گزار دیا۔ غالباً اندازے سے کوئی 18 گھنٹے ہو چکے ہوں گے اور میری طرف توجہ دی گئی تھی۔ ان 18 گھنٹوں میں مجھے کھانا اور چائے البتہ ضرور پیش کی گئی تھی۔ بالآخر 4 افراد میرے پاس آئے، چاروں فوجی تھے، اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں پشت پر باندھ دیا، اور پھر ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا، تمہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے احتیاط کرنا ہوگی، تمہاری ذرا سی غلطی
गलत जुम्बश तुम्हें मौत से हमकिनार कर सकती है। मैं जानता हूँ, तुम लोग इत्मीनान रखो, मैं तुमसे मुकम्मल तावन करूँगा। और मैंने जवाब दिया और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। हकीकत यही है कि मैं उनसे मुकम्मल तावन कर रहा था, क्योंकि उसी पर मेरे मंसूबे का दारोमदार था। सफ़र का अख्ताम एक कमरे में हुआ। 3 अफराद बाहर ही रह गए थे। सिर्फ एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और कमरे में कदम रखकर उसने एड़ियाँ बजाईं और फिर गर्दन खम करके वापस पलट गया और जाते हुए उसने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जो मैंने कमरे के माहौल पर निगाह दौड़ाई तो एक लम्हे के लिए मुझ पर अच्छा खासा रोब सा तारी हो गया। वसी और ईद कमरा था, जिसमें नीम दायरा नुमा बहुत बड़ी मेज़ लगी हुई थी और जिसकी अकबी हिस्से में 4 आदमी बैठे हुए थे। तमाम आला फौजी अफसर थे और दायरे के दूसरे हिस्से में एक कुर्सी थी और मुझे आगे जाने का इशारा किया गया। एक आदमी ने उठकर जेब से चाबी निकाली और मेरी हथकड़ियाँ खोल दी। उसके बाद उसने मुझे नहायत एहतराम से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और मैं इस सिलसिले में तकल्लुफ़ नहीं किया। फ़ौरन 2 सिमतों से तेज़ रोशनियाँ जलीं और उन्होंने मुझे अपने दायरे में ले लिया। खासी तेज़ रोशनियाँ थी और मैं जानता था कि ऐसी रोशनियाँ पूछ गुछ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि इनका मकसद मेरी समझ में नहीं आता था। शायद चेहरे के तासरात का सही जायज़ा लेने के लिए उन रोशनियों की मौजूदगी ज़रूरी समझी जाती थी। वो चंद लम्हे खामोश रहे और फिर रोशनियाँ बुझ गईं और मध्यम लाइटें मेरे गिर्द अहाता करने लगीं। मैंने सुकून की गहरी सांस ली। उन रोशनियों की वजह से तबीयत में कुछ बेचैनी सी पैदा हो गई थी। तब दरमियान में बैठे हुए शख्स ने कहा, मिस्टर, तुम एयरपोर्ट के मैसूर इलाके से गिरफ़्तार किया गया है तुम्हें, और तुम्हारे कब्जे से GM-17 टेलीस्कोप और राइफल बरामद हुई है, और जिससे उस वक़्त फायर किया गया था जब हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने एयरपोर्ट पर कदम रखा। हर चांद को उस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशाना नहीं बनाया गया था और एक दूसरा शख्स निशाना बना। उसके बावजूद ये बात कही जा सकती है कि तुम्हारा निशाना ख़ता हो गया और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के बजाय वो शख्स लकमे उजल बन गया। गोया तुमने एक ऐसे भयानक जुर्म का इर्तिकाब करना चाहा जो पाया तकमील तक पहुंच जाता तो हमारे लिए बदनामियों के सिवा और कुछ न रह जाता। अब तुम्हें खुद ये जवाब देना है कि किसकी अमा पर और किन ज़राए से तुम वहाँ तक पहुँचे और हमारे मेहमान को कत्ल करने के पसे पर्दा क्या जज्बे थे। तुम्हारे साथ कितने अफराद शरीक हैं और इस वक्त वो कहाँ थे जब एयरपोर्ट तक पर तुमने अपनी कार्रवाई की। जवाब ना मिले तो तुम खस्ता होकर बेहालत मजबूरी हमें वही तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जो बहर तौर घटिया और फरसूदा है लेकिन बदकिस्मती से कारगर हो जाता है। मैं उन अल्फाज का मफहूम समझ रहा था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, मुअज़्ज़ज़ अफ़ीसर, और मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा मुमकिन है कि वह आपके लिए नाकाबिल यकीन हो, लेकिन अगर आपको मेरे जवाबात झूठे महसूस हुए तो आप मुझसे ये ना कहें कि उसके बाद मैं सच बोलूं, बल्कि बेहतर यही है कि मेरे लिए वो तरीका कार मुंतखब कर लें जो आपके ज़हन में मौजूद हो। यानी आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास आखिरी होगा। अज़ीज़ें देंगे तब भी वही जवाब मिलेगा, यकीन कर लेंगे तो वही हकीकत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं राइफ़ल के साथ खुफिया तौर पर गटर लाइन के ज़रिए एयरपोर्ट तक पहुंचा, लेकिन आपका ये सोचना कि वह फायर इत्तफाक़ी तौर पर निशाना ख़ता हो जाने की वजह से किसी और शख्स पर कारआमद हुआ था बिल्कुल गलत है। ये एक लंबी दास्तान है और उसका आखिरी सिरा यही समझ लीजिए कि जो शख्स मेरे फायर की जद में आया वही मेरा निशाना था। लेकिन एयरपोर्ट एरिया में दाखिल होने के बाद उस शख्स को निशाना बनाने का क्या जवाज़ है, उसने मुझसे सवाल किया। निशाना वो शख्स नहीं था, निशाना आपका मुअज़्ज़ज़ मेहमान ही था, लेकिन ये सिर्फ मैं हूँ और जिस उस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कत्ल ना करने का फ़ैसला करके उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसने मुझे इस कत्ल के लिए आमादा किया था। मैंने उन चारों को चौंकते हुए देखा और उनकी तेज़ निगाहें मेरे चेहरे का तवाफ़ कर रही थी और फिर उसी शख्स ने कहा, अब ये ज़रूरी हो गया है कि पहले तुमसे तुम्हारा नाम पूछा जाए। मुझे जिस नाम से इस काम के लिए आमादा किया गया है वो कैलाशी है, लेकिन असल नाम मंसूर है। ये हकीकत है कि मैं सिर्फ एक सयाह हूँ और जब मैं यहाँ पहुँचा तो कुछ लोगों के हथे चढ़ गया। वो चाहते थे कि मैं एयरपोर्ट के इलाके में दाखिल होकर आपके उस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कत्ल करूं, वरना मुझे बिमला नामी लड़की और बाद दूसरे अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं और चौंका पुलिस उन लोगों से तावन कर रही है, इसलिए मेरी आवाज़ बेअसर हो जाएगी। चुनाचा मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते उन्होंने दरियाफ़त किए थे, राइफल उन्होंने ही दी थी और गटर लाइन के ज़रिए वहाँ पहुँचने के नक्शे भी उन्होंने फराहम किए।
लेकिन मैं अपने ज़हन में कुछ और ही मंसूबा बना चुका था। मुझे उस शख्स के बारे में मालूम था जो एयरपोर्ट के सामने उसी इमारत पर इस तमाम हादसे की फिल्म बनाने वाला था, और शायद आपको यकीन आए कि मिस्टर ब्लैक ही कम अज़ कम इस प्रोग्राम का सरबराह था। मिस्टर ब्लैक और उनमें से एक ने आहिस्ता से कहा, हाँ, जो शख्स मेरी राइफल का निशाना बना है उससे आप मिस्टर ब्लैक ही के नाम से पुकार सकते हैं, और वह इसी नाम से मशहूर था। ओहो, और ये तमाम बातें तुम सच कह रहे हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा, और मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। मेरे लहजे की पुख्तगी पर वो सोच में डूब गए, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों के अंदाज में आपस में गुफ्तगू करने लगे। बिल आखिर वही शख्स मुझसे मुखातब हुआ जो पहले इससे बातें कर रहा था। आपका तल्लुक कहाँ से है मिस्टर मंसूर? मैं बरतानवी शहरी हूँ, सियाहत के लिए निकला था, लेकिन साजिशों का शिकार हो गया। मेरा पासपोर्ट और दीगर कागजात भी गायब कर दिए गए। मेरी पोजीशन हद दर्जे मशकूक बना दी गई और मुझे कैलाशी का नाम दिया गया। ठीक है मिस्टर मंसूर, जब तक आपके इन अल्फाज की तस्दीक ना हो जाए आपकी हैसियत हमारे यहाँ कैदी की सी रहेगी, लेकिन एक मुअज़्ज़ज़ कैदी की हैसियत से जिसे आप बाआसानी महसूस कर लेंगे। मिलिट्री ऑफिसर का लहजा नरम था और मैंने दिल में नारा लगाया कि वो मारा, और उसके बाद मैं खामोश हो गया। मुझे वापस मेरी कोठरी में पहुंचा दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके इस कॉल की तस्दीक हो गई, क्योंकि उस कोठरी में एक बहुत ही नफीस बिस्तर और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को फौरी इजाफा कर दिया गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा कि थोड़ी सी जहानत से मैंने हालात पर काबू पाने की कोशिश तो की है, लेकिन बहरतौर अब उसे आखिरी कदम करार नहीं दिया जा सकता। खाना आया तो मैं उस पर टूट पड़ा, और पेट में खाना पहुंचा तो तबीयत पर कहलत तारी हो गई, और मैं उस आरामदा नफीस बिस्तर पर लेट गया जो बहुत दिनों के बाद मुझे नसीब हुआ था। लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद गुजरे हुए वाक़यात ज़हन के पर्दों पर चिपसा हो गए और मैंने वाक़यात की गहराइयों में खो गया। वो तो कम वक्त एक चिऊंटे ने सारा खेल बिगाड़ दिया, वरना अगर हुकूमत का मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे हाथों कत्ल हो जाता तो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के लोग मुझे इसी तरह गिरफ्तार कर लेते, और उसके बाद मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। ज़ाहिर है कि किसी हुकूमत के मुअज़्ज़ज़ मेहमान के कातिल को सजाए मौत से कम क्या सज़ा मिलती, और बिजली की कुर्सी मेरे बदन में करंट दौड़ाने लगा और मैं बेख तर उठकर बैठ गया। बाल बच गया था मैं, और मिस्टर ब्लैक मेरे हलक से बेख्तियार कहका निकल गया, और मेरे फरिश्तों के भी गुमान में भी नहीं था कि मिस्टर ब्लैक इस इमारत की छत पर खड़े इस कारनामे की फिल्म बना रहे हैं, और वो कैमरे समेत नीचे आ गए थे और ब्लैक से रेड हो गए। उनके साथ ही रेबका याद आ गई और वो बहुत से लम्हात, अरे बाप रे, और एक बार फिर मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगी। मिस्टर ब्लैक के कत्ल के बाद वो तमाम लोग मेरे बदतरीन दुश्मन बन गए होंगे। अब अगर उनके मैं कब्जे में चला जाऊं और उन्हें ये बताने की कोशिश करूं कि मामला मेरा नहीं बल्कि एक बदबख्त चूंटे का सा था, तो वो लोग दांत पीसने के अलावा और क्या करेंगे। फिर मुझे जमाहियाँ आने लगी और मैं ब्लैक, रेड और रेबका पर लानत भेजकर बिस्तर पर दराज हो गया, और थोड़ी देर के बाद अंटा गफील हो चुका था। जाने कितना वक्त गुजर गया और मैं अपने उस कैद खाने में आने वाले वक्त का इंतज़ार करता रहा, और फिर वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। एक बार फिर कैद खाने से निकाल कर मुझे उसी हाल में पहुंचा दिया गया। वही लोग बैठे हुए थे जिन्हें मैं पहले ही देख चुका था, अलबत्ता एक कुर्सी का इजाफा था जिस पर बैठी हुई शख्सियत को मैं एक ही निगाह में पहचान गया, और ये वही मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे जो मेरा निशाना बनने वाले थे, लेकिन एक चिऊंटे ने उनकी ज़िंदगी बचा ली थी। मिस्टर मंसूर, एक फौजी अफसर ने कहा, लेकिन वह मेहमान शख्सियत मुझे देखकर बेख्तियार खड़ी हो गई और उसकी आंखों में हैरत के शदीद आसार थे, और वह मेरे नज़दीक आ गए और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ओहो तुम। हेलो, मैंने मुस्कुराती हुई निगाह से उसे देखा। ओह मेरे दोस्त वान डार्क, और ये तुम हो क्या? वाकई तुम हो। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लहजे से बेख्तियारी टपक रही थी। ऑफिसर, आप नहीं जानते, आप नहीं जान सकते, यकीनन ये शख्स मेरे लिए जान की बाजी लगा सकता है। मिस्टर आर्सन पावर, क्या आप पूरे वसूख से कह सकते हैं कि ये आपके शनासा हैं? यक फौजी अफीसर ने जवाबन दराफत किया। आप वसूख की बात करते हैं, ये वो वाहद शख्स है जो बचपन से मेरा दोस्त है, लेकिन काफ़ी अरसा पहले, और मैं कुछ और ही समझ रहा था। मैं समझ रहा था कि डियर वान कि तुम अपनी महम पर निकल गए हो, लेकिन मुझे हैरत थी। हैरत की बात ही है, ज़ाहिर है कि तुम्हें बताए बगैर मैं अपनी मुहिम पर कैसे निकल सकता था। डियर, वेरी गुड, तुम्हारा मिल जाना, मगर तुम गायब कहाँ हो गए थे, और मेरा ख्याल है कि हमें इसी जगह ये बातें नहीं करनी चाहिए। फौजी अफसर बेचारे अपनी खोपड़ियाँ सहला रहे थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें।
यकीनन मेरे बारे में उन्हें मालूम हुआ होगा कि मंसूर नामी कोई शख्स बरतानवी शोहरियत नहीं रखता और ना ही बरतानिया से आया है। मिस्टर आर्सन पावर ने फौजी अफसर की तरफ देखते हुए कहा, डियर अफसर, आप ये समझ लें कि मैं इस शख्स की हर तरह से जमानत देने के लिए तैयार हूँ, और फिर ये तो मेरा मौसन है और बिकौले आपके इसने मेरी जान बचाई है। क्या आप लोग इस बात का तो यकीन करेंगे कि मेरी जान बचाने के लिए अगर इसे अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़ती तो ये उससे भी दरेग ना करता, और इन लोगों की ये बदकिस्मती थी कि उन्होंने मेरे कत्ल के लिए उस शख्स का सहारा लिया। और वैसे जिस मिस्टर ब्लैक को कत्ल किया गया है मैं उसे जानता हूँ, और वो मेरे कत्ल के लिए क्यों आमादा हुए। खैर, इस सिलसिले में आपके आला अफसरान से भी बात कर लूँगा। फौजी अफसरों ने एक दूसरे को देखा और फिर उनमें से एक सफ़र उठकर बाहर निकल गया और आर्सन पावर मुझसे बातचीत करने लगा। डियर डार्क, और तुम इस दौरान कहाँ कहाँ रहे? ज़ाहिर है कि मेरा ये सफ़र इतना मुख्तसर नहीं था कि मैं चंद अल्फाज में तुम्हें अपने बारे में बता दूं, लेकिन मेरी कहानी इतनी दिलदोज़ है कि सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तुम तो बचपन ही से मुसीबतों का शिकार रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन उसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम मुसीबतें तुम्हारी अपने मोल ली हुई हैं। हरगिज़ नहीं, मैं कोई चीज़ मोल नहीं खरीदता, लेकिन अब जो कुछ भी हो उसे तुम मेरी तकदीर की खराबी कह सकते हो। आओ यहाँ से चलें अफीसर, क्या आप इन्हें मेरे साथ जाने की इजाज़त देंगे? आप मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारियाँ ले चुके हैं, चुनाचा हमें क्या एतराज़ हो सकता है? फौजी अफीसर ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद वो अफीसर भी आ गया जो बाहर चला गया था, और उसके बाद मिस्टर आर्सन पावर मुझे साथ लेकर बाहर निकल आए। बाहर एक आला दर्जे की कार खड़ी थी जो बुलेट प्रूफ थी और बंद थी, और हम दोनों को इसमें बिठाया गया और फौजी निगरानी में हम सरकारी मेहमान खाने में पहुंच गए, और जहां आर्सन पावर रिहायश पजीर थे। गालबन बहुत ही बेतकल्फी का रिश्ता था मेरे और उनके दरमियान। उन्होंने बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में कहा कि तुमने मुझे छोड़ दिया वान डाक, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे दोस्त। कहानी बहुत तवील है आर्सन, बस तुम यूँ समझ लो कि यह सब कुछ मैंने खुद नहीं किया था, बल्कि कुछ पुरअसरार कुव्वतों ने मुझे अगवा कर लिया था। अगवा, और उनकी आंखों में हैरत के नकूश नजर आए। अरे कौन लोग थे वो? खुदा ही जाने, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, और जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरा हूँ, कौन कौन सी मुसीबतें उठाई हैं मैंने, और उसके बाद यहाँ पहुँचा था कि यहाँ वो कम वक्त प्रिंसेस मिस्टर ब्लैक और रेबका मिल गए, और उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल पर मामूर कर दिया। जब मेरे इल्म में ये बात आई कि तुम वो शख्सियत जिसे मुझे कत्ल करना है, तो मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए और उन लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद मैंने कम अज़ कम उस शख्स को तो कत्ल कर ही दिया जो इस बिल्डिंग की छत पर चढ़ा तुम्हारी फिल्म बना रहा था। गालबन में इस फिल्म को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे उसी के कैमरे समेत जहन्नम रसीद कर दिया। आर्सन पावर अपनी जगह से उठे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और कातिल होता तो क्या वो मुझे छोड़ देता? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन लोगों ने जिस तरह मुझसे मुआहदा किया था उसके तहत लाखों डॉलर मुझे मिलने वाले थे। भला किसी और शख्स को उन लाखों डॉलर की पेशकश की जाती तो वह भला बाज रहता उसे। और तुमने ये सब कुछ मेरे लिए ठुकरा दिया। कैसी बातें करते हो डेर, और तुम्हारे लिए तो मैं ये दुनिया ठुकरा सकता हूँ। तुम दौलत की बात करते हो और फिर मेरे दोस्त मेरे हाथों कत्ल हो। क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? जितनी दोस्ती तुम्हारे और मेरे दरमियान है, उतनी दोस्ती के बाद भला कोई दोस्त दूसरे दोस्त को कत्ल कर सकता है? आर्सन पावर बहुत ज़्यादा जज्बाती आदमी था। जज्बाती होने के साथ साथ वो ताकतवर भी थे, क्योंकि जब वो मुझे अपने सीने से भींचते तो मेरी हड्डियां कड़कड़ाने लगती, और मैंने फ़ौरन दिल में फ़ैसला किया कि आइंदा कोई ऐसी बात ना कहूँगा जिससे वह जज्बाती हो जाएं, वरना अपनी हड्डियों की कड़कड़ाहट का खतरा कौन मोल लेता। हो सकता है कि एक दो पिसलियाँ टूट ही जाएं। और इन सवालात के जवाबात मैंने इंतहाई धाने से दिए थे, और बहुत से ऐसे हुक्म मेरे सामने लिए गए थे जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उनमें से उस तरह वाकफियत का इजहार किया जैसे मैं उनके पूरे शजरा निसब से वाकिफ़ हूँ। मकसद यही था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और अपनी ज़िंदगी बचाऊँ। बाद में मिस्टर पावर को तमाम सूरतें बता दूंगा, और उसके बाद उनसे मदद तलब करूँगा कि वो मुझे भी ज़िंदगी गुजारने के लिए सही मौका इनायत करें, क्योंकि मैंने उनकी ज़िंदगी बचाई है। अब मकामी हकाम और सिक्योरिटी उनके सिलसिले में काफ़ी मुस्तैद थी, चुनाचा उन्हें नहायत खुफिया तरीके से यहाँ से रवाना किया गया। बाद में मुझे पता चला कि जिस तैयारे से आर्सन पावर की रवानगी का ऐलान किया गया था उसकी परवाज़ ही रोक दी गई, और हम लोग एक दिन पहले ही यहाँ से रवाना हो गए थे। ये सिर्फ हिफाजती इक़दाम के तौर पर किया गया था।
उस तैयारे तक को फिजा में भेजने का खतरा मोल नहीं लिया गया और जिससे मिस्टर आर्सन पावर की रवानगी का ऐलान किया गया था। तैयारे ने हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ दी और मैं किसी नामालूम सिमत परवाज करने लगा। मैं अब तक उनसे ये पूछने की जुर्रत नहीं कर सका था कि खुद उनका तल्लुक कौन से मुल्क से है, लेकिन फिल वक़्त ये मरहला आया भी नहीं था। बिल आखिर ये तवील सफ़र ख़त्म हुआ और तैयारा किसी सरजमीन पर उतर गया और मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि यह सरजमीन कौन सी है, लेकिन आर्सन पावर को देखते हुए यही अंदाज़ा किया जा सकता था कि उसका तल्लुक किसी अफ्रीकी रियासत से होगा। जिस रनवे पर हम लोगों को उतारा गया वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। अतराफ में भूरी पहाड़ियाँ थी। शाम का झटपटा फिजा पर मुसलत होता जा रहा था। रनवे के आखिरी सिर पर मसला फौजी हथियार संभाले खड़े हुए थे। आर्सन पावर को खुश आमदीद कहने के लिए कुछ लोग आए थे जो यकीनन उनके अहले खाना मालूम होते थे। उनमें बाल शक्लें बेहद पुरकशिश थी, मसलन दो नौजवान और खूबसूरत लड़की जिसका ताल्लुक तो स्याह नस्ल से ही था, लेकिन रंग गंदमी और नकूश इतने हसीन थे कि एक निगाह देखने के बाद दूसरी निगाह की हसरत ही रह जाए, बल्कि निगाहें उस पर हटने का नाम ही ना लें। उन सब ने आगे बढ़कर मिस्टर आर्सन पावर का इस्तकबाल किया। वो लड़की तो उनसे लिपट ही गई थी जिसके हुस्न बेमिसाल ने मुझे बेख्तियार कर दिया था। आर्सन पावर के साथ ही बाकी लोग भी रनवे पर खड़ी गाड़ियों में जा बैठे और मैं आर्सन पावर के साथ पिछली सीट पर बैठ गया और अगली सीट पर वो लड़की थी। बाकी अफराद दूसरी गाड़ी में बैठे थे। हम कई सुनसान राह से गुजार कर एक हमें इमारत में ले जाया गया। मैं ज़ाहिर है कि आर्सन पावर का मेहमान था, चुनाचा मेरी भी पजीराई हुई। अभी तक अलबत्ता उन लोगों से तारफ़ नहीं हो सका था। आर्सन पावर भी दौरान सफ़र मुझसे इस तरह लातलक हो गए थे जैसे मेरे वजूद ही को नज़रअंदाज कर बैठे हों। मैं भी भला उन्हें क्या क्या घास डालता और मैं अपनी दुनिया का बादशाह था। बस इस बादशाह को ज़रा अपने दुश्मनों से कुछ खतरा लाक हो गया था, जिसकी वजह से आर्सन पावर का सहारा कबूल करने पर मुझे मजबूर होना पड़ा था, वरना मिस्टर आर्सन क्या और उनकी औकात क्या। आर्सन पावर मुझसे मुखातब हुए बगैर उस लड़की और एक मुअज़्ज़ज़ खातून के साथ आगे बढ़ गए जिसके नकूश में लड़की के नकूश की झलक पाई जाती थी। और ये दूसरी बात है कि अब ये झलक काफ़ी मदम पड़ गई थी और मुझे कदराज का आमद आदमी ने मुखातब करके कहा, आइए जनाब, आपके लिए मेहमान खाने में बंदोबस्त कर दिया गया है। वैसे बराह करम आप अपना तारफ़ करा दीजिए। क्या तो मुझे नहीं जानते? मुझे यानी डार को माफ़ी चाहता हूँ, बहर तौर तशरीफ़ लाइए। उसने माजरत की और मुझे इमारत के मेहमान खाने में ले गया। एक शख्स को मेरी खिदमत पर मामूर कर दिया गया। मकामी आदमी था, नाम जवादन था, पता नहीं नस्लन क्या था, लेकिन रोबोट मालूम होता था। कमबख्त मशीनी अंदाज में बोलता, ज़रूरत पूछता और खामोशी से बाहर निकल जाता। बहर तौर मुझे क्या, और मेरे सामने तो एक ही सवाल था कि वान डारक की हैसियत से मैं अपने आप को किस तरह बरकरार रख सकूँगा। मेरी सूरत ने यहाँ भी एक खूबसूरत फूल खिला दिया था, यानी मैं वान डारक का हम शक्ल था। सोचा था कि चंद रोज़ तो वान डार्क बनकर ही गुजार लिए जाएं और उसके बाद आर्सन पावर को बड़े खलूस से बता दूं कि भाई मियाँ, मैं ना डार्क हूँ ना लाइट, मेरा नाम मंसूर है और इसके अलावा मैं क्या हूँ। कोई शख्स बता दे तो उसे दुनिया के सबसे बड़े एजाज़ से नवाज दूँ, क्योंकि खुद मुझे अपनी ज़ात के बारे में अब कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या हूँ। अगली सुबह जवाज़न ने नाश्ता मेरे कमरे में ही किया और किसी से मुलाकात नहीं हुई थी अभी तक। अलबत्ता ये बात ज़रा दिल को खटकती थी कि मिस्टर आर्सन पावर जहाज़ में कदम रखते ही मुझसे बेगाने हो गए थे। जिस अंदाज में उन्होंने जज्बातियत का मुजाहरा किया था, उसे तो यही लगता था कि मेरा उनका इश्क इंतहाई गहरा है, लेकिन अचानक ये इश्क हवा हो गया था। मैं खुद भी जानता था कि जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। पता नहीं उन्हें मेरे बारे में हकीकत मालूम हो गई थी या फिर उनकी मसरूफियात ने उन्हें जकड़ लिया था। दिन आहिस्ता आहिस्ता बीत रहा था और मैंने जो जवाज़ उनसे पूछने की कोशिश की थी कि यह कौन सी जगह है, लेकिन वो अहमकों की तरह मेरी सूरत देखता रहा। शायद मकामी ज़बान के अलावा और कोई ज़बान नहीं जानता था। मैं खामोश हो गया। दोपहर हो गई। खाना अब भी हमें यहीं पहुंचा दिया गया। मैं रिहाइश गाह से ये सोच कर नहीं निकला कि जब तक मेज़बान मुझसे मुलाकात करके उसकी इजाज़त ना दे और मुझे अपने तौर पर बेतकल्फ़ी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुसलसल बेइतनाई उलझन का बायस बन रही थी। तकरीबन 3 बजे मैं अपने उस कमरे से बाहर निकला जो जवाज़न जल्दी से मेरे पास आ गया। क्या बात है, क्या तू मेरा पहरेदार है? और मैंने तीखे अंदाज में कहा और वो 2 कदम पीछे हट गया। पता नहीं क्या समझा था अहमक कहीं का, और मैं वहाँ से आगे बढ़ गया।
ज़्यादा फासला नहीं तय करना पड़ा था कि सामने एक खूबसूरत लॉन नज़र आ रहा था जहां वो लड़की भी मौजूद थी, जिसे देखकर मैंने ये सोचा था कि रंग सांवला ज़रूर है लेकिन नकुश क़यामत है। लड़की ने भी मुझे देखा और फिर मुस्कुराती हुई मेरी जान बढ़ाई। हेलो, उसने मुझे मुखातब किया। हेलो, मैंने भी जवाब दिया। सॉरी मिस्टर, आपसे तफसीली मुलाकात ना हो सकी। अगर कोई मुझसे तफसीली मुलाकात करना चाहता तभी हो सकती थी। मिस्टर आर्सन पावर तो मुझे यहाँ लाकर भूल ही गए और मुझसे एक बार भी मुलाकात नहीं की। मेरा ख्याल है कि इन हालात में मुझे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। ओहो नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। दरअसल आपसे मुकम्मल तारफ़ नहीं हो सका और मैं इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि डैडी आपसे तारफ़ करा दें और आपके साथ बेतकल्फ़ी के लम्हात शुरू हों। लेकिन शायद आपको इस बात का इल्म नहीं कि यहाँ आते ही डैडी को थोड़ी देर के बाद महकमा खारजा में तलब कर लिया गया है और वहाँ अब तक मसरूफ़ हैं। सॉरी मिस्टर, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? वान डार्क, और मैंने जवाब दिया। अगर मैं आपको सिर्फ डार्क कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? यहाँ कम अज़ कम इस मुल्क में बुरा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी? माफ़ कीजिएगा कि आपका नाम भी तो मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सका। लैशी पावर, उसने जवाब दिया, और मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप चाहे जाने की चीज़ हैं, मैंने कहा और फिर दांतों तले ज़ुबान दबा ली, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। शुक्रिया। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपसे मैडम लैशी कि ये कौन सी जगह है? क्या मतलब आप इस जगह के बारे में नहीं जानते? नहीं। क्यों? उसने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। काश आपके डैडी मुझे ये बात बता देते। ये सान बुतू है, लैशी ने जवाब दिया, और मैं ज़ाहिर लब ये नाम दोहराने लगा। कोई गैर मारूफ सी जगह थी, लेकिन यह अंदाज़ा होता था कि अफ्रीका ही का मुल्क है। वैसे मिस्टर वान डार्क, आपका तल्लुक़ कहाँ से है? ओह, और इस सिलसिले में मिस्टर आर्सन पावर ने मुझे मना कर दिया है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपने बारे में किसी को ना बताऊं।